और कैसे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था, आप लोगों को सब पता ही होगा। खैर देखो बच्चों, आप लोगों को जो जो पता है वो अपने आप जेब में रख लो, क्योंकि मैंने पिछली ही क्लास में बताया था कि वो आपके बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। अब जो बताने जा रहे हैं आज इस चैप्टर में, मतलब उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी पूछा तो पूछा, कभी पूछा तो पूछा, बाकी रोज पूछने वाला उससे नहीं है, डेली उससे क्वेश्चन नहीं आता है। अपने को थ्योरी की जानकारी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, बाकी अपन प्रैक्टिकल पे आते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेप्ट शुरू होता है फ्री बॉडी डायग्राम से। कहाँ से बच्चे? फ्री बॉडी डायग्राम से। कहाँ गया? मुक्त निकाय, मुक्त निकाय बोलते हैं, हाँ ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड निकाय लिख लो यहाँ पे। देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जैसे देखो अपन पढ़ते हैं, मान लो अपने पास कोई क्वेश्चन आ गया, इसके पहले अपन ने क्वेश्चन किए थे ना, ऐसे ऐसे कर दिया था, ऐसे लगा दिया था, याद करो। नॉर्मल के लिए बोला था ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, नॉर्मल केवल दिखाई थी। लेकिन जब किसी भी बॉडी की गति को रीड करना होगा, ठीक है, जब किस, जैसे मान लो सिस्टम के अंदर दो या दो से ज्यादा बॉडीज हैं अपने पास, सिस्टम के अंदर दो या दो से ज्यादा बॉडीज हैं अपने पास, तो अपने को अगर एक बॉडी को रीड करना है, किसको? अगर अपने को एक, जैसे मान लो ये बॉडी ए है, बॉडी बी है, मुझे बॉडी ए की स्टडी करनी है ना, मुझे अगर बॉडी ए की स्टडी करनी है तो मुझे केवल बॉडी ए की स्टडी करनी है, बी को नहीं ऑब्जर्व करना है। अगर मैं बी को ऑब्जर्व करने के चक्कर में पड़ा तो मैं ए में कुछ ना कुछ गलती कर बैठूंगा। क्या चीज? अगर मैंने बी को ऑब्जर्व करने के चक्कर में पड़ा, हमें ए को रीड करना है, लेकिन अगर मैं बी के चक्कर में जरा भी पड़ा तो मैं कुछ ना कुछ गलती कर बैठूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है अगर ए बी पे फोर्स लगाएगा तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा। इसीलिए अपन लोग एक रूल लेकर के आते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब बॉडी को सबसे पहले क्या कर दो? फ्री कर दो। फ्री मतलब आइसोलेट। बॉडी को सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले पिंड को अलग करिए। पहला नियम क्या है फ्री बॉडी डायग्राम का? पिंड को अलग करिए, पहला नियम। सबसे पहला नियम क्या है? पिंड को अलग करिए। पिंड को उठा लीजिए, कहीं अलग रख लीजिए। सारे बल जो पिंड पर लग रहे हैं दर्शाएं, मतलब जो भी अपने पास फोर्सेस, जो बल पिंड पर लग रहे हो, मतलब पिंड लगा रहा हो वाले नहीं, क्या चीज? पिंड लगा रहा हो उसको नहीं दर्शाना है। ये भी लिख लेना कि पिंड लगा रहा हो जो बल, वो नहीं दर्शाना है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, मैंने बताया था ना कि यह बॉडी भी इस पे नॉर्मल लगाएगी, यह भी इस पे नॉर्मल लगाएगी। अगर अपन इस बॉडी ए की स्टडी करेंगे तो कौन सा नॉर्मल कंसीडर करेंगे? केवल यह वाला। कौन सा नॉर्मल पकड़ेंगे? केवल यह वाला। यह वाला नॉर्मल नहीं ध्यान देंगे। मतलब बॉडी ए जो बॉडी बी पे लगाएगी उस नॉर्मल को अपन कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों कंसिडर नहीं करेंगे बच्चे? क्योंकि बॉडी ए पर जो बल लग रहा है उसे कंसिडर करना है। बॉडी ए बल जो बॉडी ए जो बल लगाती है उसे कंसिडर नहीं करना है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बिल्कुल बेसिक सी बात है बाबू, यहाँ पे गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ गलती हुई तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जहाँ पे फोर्स लग रही है वहां F माइनस एफ करके सुनना कर लोगे। ठीक है, आगे आते हैं, असंपर्क बल को दर्शाएं। सेकेंड स्टेप क्या है? पहले स्टेप में बॉडी को अलग किया, सेकेंड स्टेप में जो उस पर बल लग रहे हैं उन्हें दर्शाना है। लेकिन सेकेंड में दर्शाओगे तो कैसे दर्शाओगे? सबसे पहले उसके ऊपर जो असंपर्क बल लग रहा है, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब जैसे ग्रेविटी हो गई, कोई बाहरी बल है एक्सटर्नल फोर्स, जैसे मैं बाहर से फोर्स F लगा रहा हूं, ठीक है, 10 न्यूटन की, ऐसा कुछ फोर्स जो भी बाहरी बल है, ठीक है, चार्ज के कारण, कूलॉम्स के लॉ के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई भी बाहरी बल और जो संपर्क के कारण, जैसे एक होता है संपर्क, जैसे मान लो दिखाता हूं फिर से,
देखो यहां पे जो है, फिर से इसे बनाते हैं, ठीक है। देखो यहां पे ए बॉडी ए और बॉडी बी संपर्क में है ना बाबू, हाँ सर बॉडी ए और बॉडी बी संपर्क में है। देखो ध्यान से समझो, बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बॉडी ए पर सबसे पहले कौन सी फोर्स लगाओगे तुम, सबसे पहले बॉडी ए को अलग किया, सर बॉडी ए को मैंने अलग कर लिया, ऐसे अलग कर लिया। अलग करने का इन द सेंस उसे अलग से बनाना नहीं है, अभी मैं बना रहा हूं, आगे स्टार्टिंग में आप भी एक दो बार बना लेना, लेकिन बाद में बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाद में यही अपन काम कर लिया करेंगे, अभी स्टार्टिंग में शुरू कर लो ऐसे। बॉडी ए को आपने अलग किया, बॉडी ए पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है सबसे पहले, तो सर सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाएंगे। पहला स्टेप 1 हो गया, बॉडी को अलग किया। स्टेप 2 क्या है, स्टेप सेकंड का ए बोलता है इसके ऊपर वह फोर्सेस दिखाओ जो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की हैं, मतलब जैसे ग्रेविटी हो गई, कोई बाहर से बल लग रहा है, लेट कर लो मैंने बाहर से लगाया 10 न्यूटन, ठीक है, तो इसके ऊपर बल कौन सा लग रहा है, सर इसके ऊपर ऐसे लग रही है ग्रेविटी, क्लियर है, हाँ सर ऐसे लग रहा है 10 न्यूटन। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 1 ग्रीन से लिख देता हूं, स्टेप 1 ग्रीन से अलग कर लिया ना, आप समझ लोगे। स्टेप 1 ग्रीन से है, स्टेप 2 व्हाइट से है, स्टेप 3 कर देता हूं पिंक से। स्टेप सेकंड बी क्या है, सर सेकंड बी ये है, अब इसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाओगे, कौन सी, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में दो फोर्स मेन होती है, नॉर्मल फ्रिक्शन टेंशन, नॉर्मल फ्रिक्शन टेंशन एनएफटी। नॉर्मल कैसे लगता है, सर ये जो संपर्क तल है इसके परपेंडिकुलर, संपर्क तल के लंबवत लगा नॉर्मल, संपर्क तल के अलॉन्ग लगेगा फ्रिक्शन। अगर वहां पे घर्षण का नियतांक दिया है, जो सरफेस है वो खुरदुरी टाइप की है, कुछ वहां घर्षण कुछ है, अवरोध है, तो वहां पे फ्रिक्शन लगाएंगे। फ्रिक्शन कैसे लगेगा, सर चिपक के लगेगा सरफेस से। फ्रिक्शन कैसे लगता है बच्चे, सर फ्रिक्शन जो है बिल्कुल सरफेस से चिपक करके लगता है। चलो ठीक है, अगर यहाँ फ्रिक्शन हुआ तो फ्रिक्शन लगाएंगे, अब जिधर होगा वो इस सरफेस के अलॉन्ग, मान लो ऐसे फ्रिक्शन लगा दिया, ठीक है, सॉरी ऐसे लगा लेते हैं फ्रिक्शन। तीसरी कौन सी फोर्स है, टेंशन। टेंशन तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अपन ने क्या दिखाया, नॉर्मल, जो फोर्स बॉडी पे लग रही है वही दिखाई, बॉडी ने जो फोर्स लगाई वो अपन ने नहीं दिखाई। अब तुम बोलोगे सर बॉडी अगर बी के, चलो ठीक है, ए कार्ड बन गया ना अपना, ए का डायग्राम देखो, अभी अपने को कंपोनेंट्स में नहीं तोड़ना है, याद रखना। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि कंपोनेंट्स में मत तोड़ना, कंपोनेंट्स में उनके घटकों में मत तोड़िएगा, उनके घटकों में अभी मत तोड़िएगा, पहले आपको घटकों में नहीं तोड़ना है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब बस फ्री बॉडी, उसे बॉडी को फ्री करके डायग्राम बना दो, वो एनालिसिस का काम है, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, बॉडी को अलग करो। स्टेप 2 क्या है, बॉडी के ऊपर स्टेप 2A में फोर्सेस लगाओ जो बाहर की हैं, और सेकंड बी में जो अपनी कांटेक्ट फोर्स है, संपर्क बल है, न्यूटन, फ्रिक्शन, टेंशन, इनको लगा दो। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत बाबू, ठीक है। तीसरा क्या है, आंतरिक बल ना दिखाएं या कोई और बल ना दिखाएं, ठीक है, हाँ सर क्लियर है, हाँ इसे में लिख लेना, या पिंड द्वारा लगाया गया बल, पिंड द्वारा लगाया गया बल भी ना दर्शाएं, पिंड द्वारा लगाया गया बल भी ना दर्शाएं। आगे आते हैं, अगर मान लो मैं बी का बनाता हूं, अगर मान लो मैं बी वाला का बनाता हूं, मुक्त पिंड निकाय, कैसे बनेगा, तो सर बी वाले का बनेगा, ध्यान से देखो मैं बना रहा हूं, बी को आइसोलेट किया, हाँ सर आपने बी को आइसोलेट कर लिया, क्लियर है बाबू। चलो बी वाला जो है इसके ऊपर, बी वाले के ऊपर लगेगा मास इनटू ग्रेविटी। देखो स्टेप 1 में बना दिया, पिंक से आइसोलेट कर लिया बॉडी को, स्टेप 1 था। स्टेप 2 में इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस दिखा रहा हूं, बी में इधर लगा mg, इधर लगा नॉर्मल फ्रॉम उधर से सरफेस, देखो यहाँ पे एक संपर्क था तो संपर्क था, तो फिर वहां बल लगेगा, क्लियर है, हाँ। तीसरा क्या, बी के ऊपर कोई और बल लग रहा है,
नहीं सर, मान लिया बी पे फ्रिक्शन लग रहा है तो बी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो बी पे दो फ्रिक्शन लगेंगे। बी के पास दो सरफेस है ना बाबू, तो दो सरफेस मान लो एक फ्रिक्शन उधर लग रहा था, इस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर लगेगा, और इधर मान लो फ्रिक्शन लग रहा है इधर लग रहा है, ऐसे लगा लिया। अब किधर चपक के लगेगा, इधर लगेगा इधर लगेगा, इससे मतलब नहीं है। अपन ने सारी फोर्सेस शो ऑफ कर ली, ऐसे आपको भी करना है। चलो एग्जाम्पल करो, लेट कर लो, चलो इसका बनाओ, ठीक है। एक ग्राउंड पे ब्लॉक ए रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने ब्लॉक बी रखा हुआ है, ठीक है, और इससे चिपका कर मैंने ऐसे ब्लॉक सी रखा हुआ है, चिपक रहा है। इसके ऊपर मैंने लगाया है 10 न्यूटन। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी का आप लोग क्या बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्रिक्शन को भी कंसिडर करिएगा, फ्रिक्शन को आप जिधर की भी डायरेक्शन दो बस चिपका के लगाना, सरफेस के बस चिपका करना। अगर मान लो मैंने फ्रिक्शन को बोल दिया फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, इधर लग जाएगा, खत्म बात। अपने को ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा ही हो, अपन लोग ज्यादा सोचने का काम करते नहीं है, ठीक है। बॉडी ए का अलग बनाना, बॉडी बी का अलग बनाना, बॉडी सी का अलग बनाना, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। क्वेश्चन 2 ले लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताने में भी शर्म आएगी मुझे, फिर भी तुम लोगों को करना पड़ेगा ही, दिया है तो कर लो, है कि नहीं। फिफ्टीन न्यूटन, 10 न्यूटन और यहां पर एक और लगा देते हैं ना, सॉरी यहां पे लेट कर लो, ये ऐसे बढ़ रहा है, एक और ऑब्जेक्ट है जो इसे सट नहीं रहा है, जो इसे टच में नहीं है, मतलब ए बी सी डी, ये दोनों सटे हुए हैं, बस कहने के लिए सटे हुए हैं, टच में, उन्हें कांटेक्ट में मत मानो। मानो कि ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, मानो कि ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, तो ए बी सी डी पर आप क्या बनाना, देखो याद रखना एक चीज बता दूं, जैसे मैंने क्वेश्चन क्यों दिया, जैसे मान लो कुर्सी है या टेबल है, मान लो ये टेबल है मेरी, ठीक है, मान लो ये टेबल है मेरे पास, तो ये टेबल जिस ग्राउंड पे रखी हुई है ना बाबू, ये टेबल जिस ग्राउंड पे रखी हुई है, ये टेबल जिस बाबू ग्राउंड पे रखी हुई है ना, बताओ क्या ग्राउंड नॉर्मल क्या इस टेबल के ऊपर यहां पे लगाएगा क्या, नहीं ना, ग्राउंड नॉर्मल कहां पे लगाएगा सर, ग्राउंड नॉर्मल लगाएगा, ग्राउंड नॉर्मल कहां लगाएगा सर, ग्राउंड नॉर्मल लगाएगा इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस पाए के ऊपर परपेंडिकुलर। सरफेस ऑफ कांटेक्ट क्या है बाबू, यही तो है, जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसी के सर, कांटेक्ट में कौन है, कांटेक्ट में पाया है, ठीक है, कांटेक्ट में क्या है, कांटेक्ट में वह पाया है, कांटेक्ट में पूरा टेबल नहीं है, टेबल को उल्टा करके रखेंगे तब लगेगा, टेबल को क्या करें, उल्टा करके रख दें, जब टेबल को उल्टा करके रख देंगे तब क्या लगेगा सर, वो वाली फोर्स लगेगी, कौन सी, नॉर्मल, और वो भी बीच में, ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम मैंने सिखा दिया, फ्री बॉडी डायग्राम में कोई दिक्कत, देख यार इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, हो तो दोबारा फिर से उसे पढ़ो, फिर से देखो, फिर से समझो, उसमें कोई और दिक्कत है तो कमेंट करो, ठीक है, बतलाओ हमको, हम भी देखें क्या दिक्कत आ रही है। वैसे मुझे ये कन्फर्म पता है मेरे पढ़ाने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहती है, कोई बात नहीं, अब तुमको हो तो तुम्हारे अंदर जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, ठीक है, अपनी दिक्कत अपने तक रखो। आ जाओ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, गॉट इट। सर बचपन से पढ़े आए हैं, इसे बोल देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत, जड़त्व का कानून, जड़त्व का सिद्धांत या कानून, कानून लिखो,
आप जो भी लिखो, जड़त्व का सिद्धांत या जड़त्व का कानून, जो भी लिखो, ठीक है, तुम लोगों को ज्यादा पता होगा। जड़त्व का या जड़ता का नियम ऐसे भी लिख सकते हैं, जड़ता का नियम, ठीक है, जड़ता का कानून। इसमें होता क्या है, वही जो अपन ने पढ़ा था ना कि फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी सर, फोर्स के बारे में पढ़ा था, अगर फोर्स लग रही है तो या तो वो स्टेट को चेंज करेगी, स्थिति को चेंज करेगी, मतलब v एक्सेलरेशन लाएगी, v इज इक्वल टू 0 नहीं रहने देगी, या v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसको चेंज करेगी, और फिर शेप और साइज को चेंज करेगी। मैंने कहा शेप साइज को हटा दो, शेप साइज को हटा दो, विकृति बॉडी में नहीं आ सकती। अब क्या करेगी सर, उसका जो विरामावस्था है, उसका जो एक समान गति की अवस्था है, उन दोनों को बदल देगी अगर फोर्स लगेगी तो, ठीक है। तो देखो बात समझो, न्यूटन के 3 नियम है, न्यूटन के 3 नियम है, ऐसे समझो इसे। न्यूटन ने पहला नियम दिया, दूसरा नियम दिया, तीसरा नियम दिया। न्यूटन का पहला नियम कहता है अगर फोर्स शून्य हो, अगर फोर्स एक्सटर्नल बाहरी बल, अगर कुल बाहरी बल कितना है, कुल बाहरी बल शून्य है। दूसरा है अगर कुल बाहरी बल लगा तो, अगर फोर्स एक्सटर्नल लगा तो क्या होगा, अगर नेट फोर्स एक्सटर्नल आया, फोर्स नेट आया बाहर का, कुल बाहरी बल शून्य नहीं है तो क्या होगा। और तीसरा है इंटरनल फोर्सेस के लिए, किसके लिए, इंटरनल फोर्सेस, आंतरिक बल। तो तीसरा तो बता ही चुका हूं, आंतरिक बल मतलब सिस्टम के अंदर जो भी बल काम करेगा, सिस्टम के अंदर जो भी बल काम करेगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे हम तुम एक सिस्टम है, मैंने तुमको झापड़ मारा और तुम गिर गए, इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, ये सब जीरो है ना, अंदर का मामला है, अपने अपन लोग सलट लेंगे। वैसे मैं आज तक किसी को मारा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो घर की बात है यार, सीधी सी बात है। इंटरनल फोर्सेस का मैंने बताया ना, कल मैंने आप लोगों को बहुत तगड़ा एग्जाम्पल दिया था, अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ मारना तो तुम्हें प्रतिकार करने की जरूरत नहीं है, तुमने अपने गाल से मेरे हाथ पे फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। हाँ, इंटरनल फोर्सेस जानते थे, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। यहां पे F एक्सटर्नल 0 है, तो अगर जो फोर्स काम करती है वो काम नहीं कर पाएगी, भाई फोर्स लगी नहीं तो वो काम होना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा, लिख लो, स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे अभी लिख लो, डिटेल में पढ़ेंगे। एफ एक्सटर्नल लगेगी तो क्या होगा, लिख लो, स्थिति में परिवर्तन आएगा, स्थिति में परिवर्तन आएगा। अब इसी स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा, स्थिति में परिवर्तन आएगा, तो क्या आएगा, किस रूप में आएगा, इसी को अपने को डिटेल में स्टडी करना होता है। आ जाओ, इसे यहां से जनरल आइडिया लगा सकते हो, बहुत ही डीप टाइप का, बहुत ही अंदरूनी आइडिया यहां से लगा सकते हो कि न्यूटन ने नियम पहला नियम क्या था, पहला नियम क्या है कि फोर्स लगेगी नहीं, दूसरा नियम क्या है, फोर्स लगेगी, तीसरा नियम क्या है, इंटरनल फोर्सेस का, ठीक है। ये बात कहीं आपको मिलेगी नहीं, मैं बता दे रहा हूं, सुन लो, किताब में थोड़ी लिखी होती है ऐसे। हाँ, जड़त्व का कानून या जड़ता का नियम क्या है, जड़ता का नियम यह है कि अगर बॉडी पर एफ एक्सटर्नल क्या है बाबू, एफ एक्सटर्नल बराबर 0, तो क्या होगा, पहली चीज बताया हुआ है, विरामावस्था, विरामावस्था कंटिन्यू करेगी, और विरामावस्था में कोई परिवर्तन, अपन जानते हैं स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। प्लस एक चीज और है, एक समान गति की अवस्था, एक समान गति की अवस्था, एक समान गति समझते हो ना, मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज करने वाली नहीं है, ठीक है। यहां से बात समझो, यहां से हम लिखते हैं, इसे बोलते हैं क्या, संतुलन की अवस्था, इसे ही क्या बोलते हैं, संतुलन बोलते हैं, या इक्विलिब्रियम, EQUILIBI EQLBM ऐसे लिख देते हैं। इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग आप लोगों को याद ही होगी, नहीं आती तो बता देता हूँ, EQUILIBI, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पेलिंग लिख लिया, फिर से बता देता हूं, अगर बाहर का बल नहीं लगेगा, अगर तुम्हारे ऊपर मैंने बाहर से तुमको ज्ञान नहीं दिया,
तो तुम्हारा विकास होना मतलब तुम्हारी जितनी बुद्धि है तुम वहीं तक रह जाओगे। जब मैं बाहर से कुछ एफर्ट डालूंगा, कुछ तुम्हें नया ज्ञान दूंगा, तब न तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन आएगा। जो तुम्हारा विरामावस्था है आज तक, जो तुम लोग जड़ बुद्धि की तरह बैठे हुए हो, कुछ आता जाता नहीं है, उसमें परिवर्तन आएगा, कुछ ज्ञान आएगा। या फिर जो तुम्हारी एक समान गति की अवस्था है, जो तुम लोग की एक समान गति चल रही है, कोई क्या होता है, कोई प्रोग्रेस नहीं है अच्छी खासी, वो कैसे अच्छी होगी? जब मैं और ज्यादा ज्ञान दूंगा तो उससे तुम लोग और तेजी से बढ़ोगे। हाँ, अभी जो तुम लोग की स्पीड है उस स्पीड से और तेजी से काम करोगे। सीधी सी बात है यार, नॉर्मल जीवन में भी लगती है। याद करो जब तुम लोग को मोटिवेशन मिल जाता है तो उस दिन कैसे करते हो? यार आज अपन फाड़ देंगे यार, आज अपन बस बिल्कुल आज एकदम पढ़ करके आज ही जेई में आज जेई एडवांस निकलेगा। हाँ, फिर 2 दिन बाद अगर हम लोग थोड़ा शांत हुए, पढ़ाना शुरू किए, मोटिवेट नहीं किया, अरे बहुत टफ है, निकलने वाला नहीं है अपने से तो। है कि नहीं? न्यूटन का फर्स्ट नियम क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। न्यूटन का फर्स्ट नियम किसमें था? न्यूटन का फर्स्ट नियम इसमें था कि कोई फोर्स लग नहीं रही है, फोर्स नहीं लगेगी तो फोर्स जो काम करती है वो नहीं होगा। फोर्स क्या काम करती है सर? फोर्स 2 काम करती है। पहला, वो विरामावस्था बदल देती है, ठीक है। दूसरा क्या करती है सर? दूसरा यह करती है कि वो एक समान गति की अवस्था बदल देती है। अच्छा देखो, अगर एक समान गति की अवस्था विरामावस्था में कोई अंतर थोड़ी ना है। एक समान गति जो v है, अगर उसको शून्य कर दूं तो यही तो हो गया। अगर एक समान गति है लेकिन उसकी गति शून्य है, जो उसका वेग है वो शून्य है, तो बात तो बराबर है। हाँ, तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन कर देती है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखे रहो। अभी अपन आएंगे न्यूटन के सेकंड लॉ पे। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहा कि देखो भाई, किताब में तो अच्छी खासी लैंग्वेज है, बोर्ड के लिए जरूरी है, वो सब पढ़ लेना। बाकी जो मैं बताता हूं उसको ध्यान से सुनो, इसको समझ लोगे तो वहां पे बना के लिख भी लोगे, ठीक है। न्यूटन ने कहा कि देखो भाई, जो एफ एक्सटर्नल लग रहा है ना, क्या जो एफ एक्सटर्नल लग रहा है ना, इसका बस एक काम है। क्या है? इसका बस एक काम है। इसका काम क्या है कि ये वहां पे बॉडी के संवेग को परिवर्तित करेगा। क्या करेगा? बॉडी के संवेग को परिवर्तित करेगा। फोर्स बराबर संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, ठीक है। क्या है? बॉडी, देखो याद रखो, अगर पिंड पर बल नहीं लगा तो क्या होगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ, पिंड पर बल लग गया, बल नहीं लगा मतलब बल शून्य है, ठीक है। नहीं लगा और शून्य बराबर होता है। अगर बल लग गया, कुछ बल लगा, तो क्या होगा? संवेग में परिवर्तन होगा, मतलब वो कितना होगा? इस फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, इस संवेग में परिवर्तन, अरे गलती हो गई, किधर देखो, फोर्स लगने के कारण संवेग में परिवर्तन हुआ। फोर्स के कारण, देखो बात समझो, एफ एक्सटर्नल के कारण संवेग में परिवर्तन हुआ। संवेग में परिवर्तन को लिखता हूं डेल्टा पी। क्या लिखता हूं? डेल्टा पी। फोर्स लगने के कारण संवेग में परिवर्तन हुआ। हाँ सर, संवेग में परिवर्तन हुआ, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि फोर्स इज इक्वल टू, वो फोर्स किसके बराबर होगा? तो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। क्लियर है? नहीं समझे? हाँ, एक बार फिर से गेट करने की कोशिश करो। न्यूटन ने कहा कि जो आप फोर्स लगाओगे ना, संवेग की तुम लोगों को फीलिंग तो होगी ही। संवेग, अगर संवेग, चलो पहले तुम लोग इसे संवेग ही समझ लो, फिर से बता देता हूं। पहले स्टार्टिंग में बताया जा चुका है, फिर भी मोमेंटम बता देता हूं। लिख लो मोमेंटम संवेग, ठीक है। संवेग होता क्या है आखिर में, इसे समझिए जरा सा, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास कुछ है, ए रिमोट है, ठीक है। हाँ, ए मैं रिमोट तेरे को खींच के मारूं, ए मैं रिमोट तेरे को खींच के ऐसे मारूं, ठीक है, कितनी चोट लगेगी? हाँ। दूसरी चीज है, मेरे पास एक बोतल है जो पानी भर है, जैसे मान लो, चलो एक वाला एग्जांपल बढ़िया है, जैसे खाली बोतल है मेरे पास, ठीक है। ये बोतल है ना, ये पूरी खाली है मेरे पास, मैंने इसे खींच के मेरे को मारा ऐसे, ठीक है। पहला केस खाली बोतल, पहला केस है खाली बोतल से, मतलब एम्प्टी बोतल से मारा। दूसरा केस है भरी हुई बोतल से मारा है, भरी हुई बोतल से, बीवी से। हाँ, बीवी लोग बहुत पीटते हैं, मेरी नहीं है, जिसकी है वो जानेगा, जिसकी है वो जानता है। तुम लोग घर पे है? नहीं है, कोई बात नहीं, आएगी आगे, फिर देखना। अरे बेलन वेलन भी रखते हैं यार,
अच्छा बेलन लिखते हैं यहाँ पे, बेलन से मारा बीवी ने बेलन से मारा। कोई नहीं यार, जो खाएगा वही जानेगा। देख यार दोनों फायदे हैं। लेट कर ले, अगर बीवी नहीं रही गरम गरम रोटी कौन देगा? तू खुद बनाएगा तो जब तक खाने बैठेगा तब तक ठंडी हो जाती है। इसलिए दोनों है भाई, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों झेलने पड़ेंगे, है कि नहीं? प्रॉस एंड कॉन्स तो दोनों होते हैं। खैर अपन टॉपिक पे आते हैं। दुख की बात है कि तुम लोगों के पास नहीं है। देख अगर ये बॉटल खाली है, क्या है? खाली है, मैंने इसे खींच के मारा तो तुझे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये बॉटल भरी है, अगर ये बॉटल भरी है, इससे खींच के मारा तो इफेक्ट आने वाला है। क्यों इफेक्ट आएगा? क्योंकि समझो बात को, समझो यहां पे क्या होगा, तेरा बहुत तेज चोट लगेगी। चोट मतलब अपने को ज्यादा चोट लगेगी, ज्यादा चोट लगेगी, यहां पे कम लगेगी। क्यों? आखिर बदल क्या रहा है? बात समझो। लेट करते हैं कि मैं मतलब कि भारी बोतल पे मैं ज्यादा फोर्स, मतलब बात समझो, मैं जिस स्पीड से बॉडी तुम्हारे पास है, जिस स्पीड से बॉटल तुम्हारे पास आ रही है, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है। चेंज क्या हो रहा है? मास का। देखो बात समझो, एक और एग्जांपल लो। जैसे बात समझो, एक साइकिल और एक ट्रक, ठीक है? ए जा रही है 50 मीटर, ए जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, कौन चला पाएगा इतनी? साइकिल चलेंगे अपन 10 मीटर पर सेकंड से, ट्रक चलाएंगे 3 मीटर पर सेकंड में, 2 मीटर पर सेकंड में, ठीक है? 15 चलने, कोई नहीं 18 चल लेते हैं ना, 18 मीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर आवर, 36 भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 किलोमीटर पर आवर आराम से यार, ठीक है? 18/5 होता है यार, ये तो गलती हो गई, बहुत ज्यादा हो गया। कितना करें? 18/5 5 10, 10 मीटर पर सेकंड, 36, 10 मीटर पर सेकंड सही है, ठीक है? इतने से चल लोगे तुम, सही बात है। ट्रक, साइकिल का अब बस तुम छोड़ो, अगर तुम साइकिल से जाओ और ये ट्रक लेकर के जाओ, और जानती हो वो मूवी में देखा ही होगा, मैंने बचपन में देखा था, आजकल तो मैं देखता नहीं हूँ, वो एक ऐसे पुलिस वाले लगे रहते हैं, ड्रम रखे रहते हैं, याद करो। अरे जब भी कहीं जाओगे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, कहीं भी ड्रम रखे रहते हैं, याद करो। लेट कर लो अगर तुम साइकिल से जाओ, इस ड्रम से टकराओ, ठीक है? 3 ड्रम रखे हुए हैं तुम्हारे सामने रोड पे, ठीक है? और रोड ऐसे आगे से आ रही है। लेट कर लो मैं रोड से साइकिल से आ रहा हूँ, मेरे पास साइकिल है, मैं साइकिल से जाऊंगा, गरीब आदमी है, क्या करूँ? खैर मैं साइकिल से जा रहा हूँ, इससे टकराया, क्या हुआ? मैं ही गिर पड़ा। इन द सेंस मैं पैर रख लूंगा, मैं नहीं गिरूंगा, तुम गिर जाओगे, दिमाग है ना मेरे पास, मैं टकराऊंगा भी नहीं। लेकिन मान लो अगर मैं टकरा गया तो क्या होगा? ए ड्रम तो गिरने से रहा, ए ड्रम तो गिरने से रहा, और मैं ही गिर जाऊंगा, ठीक है? मान लेते हैं फिजिक्स के लिए शहादत दूंगा मैं, ठीक है? फिजिक्स के लिए शहादत स्वीकार है, मैं गिर गया, ठीक है? पहली चीज। लेकिन अब क्या हुआ, जब मैंने ट्रक वाले को कहा भाई ट्रक वाला तू भी जा, तेरा टेस्ट करते हैं, ट्रक आराम से आया बिल्कुल नॉर्मल 2 मीटर पर सेकंड से, इसको मारा, ये इधर गया, इसको ये इधर गया, ये इधर गया और सबको एकदम तबाह करके आगे निकलता चला गया। आखिर अंतर कहाँ आया बाबू? अब आओ बात पे। ट्रक का मास था बड़ा वाला एम, तुम्हारा मास था छोटा वाला एम। बात समझो, अल्टीमेटली जो फोर्स अप्लाई करने की टेंडेंसी आ रही है, क्या चीज? फोर्स अप्लाई करने की टेंडेंसी, फोर्स अप्लाई करने की टेंडेंसी इन द सेंस बल लगाने की क्षमता। बात समझ रहे हो? बल लगाने की क्षमता, तुम कितना बल दूसरे पे लगा सकते हो। लिख लो इसे, फोर्स अप्लाई करने की टेंडेंसी, फोर्स अप्लाई करने की क्षमता या टेंडेंसी। तो तुम दूसरे पे कितना बल लगा सकते हो, क्या चीज? तुम दूसरे पे कितना बल लगा सकते हो, या कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे कितना बल लगा सकती है, एक कौन डिसाइड करेगा? उसका मास और वेलोसिटी, ठीक है? क्यों? जैसे मान लो सर वेलोसिटी का सर क्या गेम आया, ट्रक तो अगर बहुत आराम से पैदल पैदल जाता तो भी गिरा देता, ठीक है? बता रहा हूं, दीवाल है अंबुजा सीमेंट वाली, क्या है? अंबुजा सीमेंट वाली दीवाल है। अंबुजा सीमेंट वाली दीवाल पे मजबूत ट्रक आया, ठीक है? बढ़िया मजबूत ट्रक, आगे अपन ने लोहे की ग्रिल लगा दी ट्रक के ऊपर, और मैंने कहा चलो जाओ अंबुजा सीमेंट की। अंबुजा सीमेंट की दीवार पे ट्रक गया 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, ट्रक वहीं जाके खड़ा रहा।
मैंने कहा भाई जा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, ऐसा फोड़ के निकल गया। मतलब अंतर आता है, अंतर आता है। किस बात का अंतर आता है बाबू? अंतर इसी बात का आता है, तुम लोगों ने सुना होगा कभी कि कार ने डिवाइडर फान लिया, कार डिवाइडर पार करके अगली साइड गई, कैसे जाती है कार से पार करके? इतनी ज्यादा स्पीड रहती है कि चढ़ जाती है ऊपर, ठीक है, वो फोर्स अप्लाई करने की टेंडेंसी है उसकी। अगर इसकी स्पीड कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकंड हो गई, तो क्या होगा, ये बिल्कुल तोड़ ताड़ के निकल जाएगी। मतलब फोर्स अप्लाई करने की, इन द सेंस मैं मानता हूं कि ट्रक अपने नहीं टूटेगी, ठीक है, ट्रक टूट गई तब तो अलग बात है। इन द सेंस मैं मानता हूं कि जो फोर्स अप्लाई करने की टेंडेंसी है, अच्छा वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो ना, खींच के मारो और एक बार मतलब प्रेम से मारूं ऐसे कहूंगे ले ले भाई, और दूसरी बार से खींच के मार दूं, समझ में आ जाएगा। अब इतने में समझ में आ जाता है कि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगी। मतलब क्या है, जो फोर्स अप्लाई करने की टेंडेंसी है ना बाबू, क्षमता है, वो किससे आ रही है, एक मास से दूसरी वेलोसिटी से, एक मास से दूसरी वेलोसिटी से। अगर इन मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट अपन अप्लाई करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी कर देते हैं, क्या, मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी लिख लिया ना, पहला मास दूसरा वेलोसिटी, पहला मास दूसरा वेलोसिटी, पहला द्रव्यमान दूसरा वेग। तो यहां से क्षमता क्या आती है, मास इंटू वेलोसिटी, इसी को बोल देते हैं सम वेग। मतलब सम मतलब सहित, और वेग सहित कौन, द्रव्य, मतलब पिंड के पास जो वेग है, तो पिंड के पास मास तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, मास तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी घर की है ना, जन्मजात है, वो तो पैदाइशी है उसके पास। तो द्रव्यमान के साथ साथ उसके पास वेग आ गया, द्रव्यमान के साथ साथ उसके पास वेग आ गया, तो वो क्या लगा सकती है, बल लगा सकती है। लिख लो, बाकी समझी गए होगे, इतनी फीलिंग बहुत ज्यादा पर्याप्त है। बैक टू पवेलियन चलते हैं अपने घर पे। अपने घर पे अपन लोग आए, यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे सर, एफ एक्सटर्नल। यहां से फीलिंग आ गई होगी कि बाबू अगर मोमेंटम में चेंज आएगा, जैसे अगर मैं बॉटल खींच के तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे ऊपर बॉटल फोर्स अप्लाई करेगी तो खुद भी तो रुकेगी, उसका मोमेंटम चेंज भी तो होगा। तो वही बोल रहा हूं कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जैसे मान लो मोमेंटम चेंज, खैर समझी लो फिर से, जैसे मान लो बॉल क्रिकेट वाली खेलते हो ना, क्रिकेट बॉल ऊपर फेंक के कभी कैच भी किया होगा, याद करो जब बॉल आराम से आती तो ऐसे पकड़ लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे कैच कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, मुझे तो इसका भी ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन जब याद करो ऊपर से बॉल काफी ऊपर से आती थी तो ऐसे करते थे ना, याद करो ऐसे करते थे, आई थिंक मैंने देखा हुआ है, इतना ज्यादा मुझे अनुभव नहीं है। ऐसे आई थिंक ऐसे करते थे और ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे ले आते थे, ऐसे पकड़ के बिल्कुल ऐसे नीचे करते थे। किस लिए, केवल इसीलिए कि टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगी, टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगी, क्योंकि मोमेंटम बॉडी के पास मास और वेलोसिटी है, मास भी है वेलोसिटी भी है, उस मास वेलोसिटी को अपने को जीरो करना है, उस मास वेलोसिटी को अपने को जीरो करना है। अब जितने ज्यादा टाइम में करेंगे उतना कम फोर्स लगेगा। तो सीधी सी बात है, उसी को उल्टा कर लो, यहां पे फोर्स क्या होगा, अगर फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंटम के रेट के चेंज के बराबर होगा। क्या होगा, मोमेंटम के रेट के चेंज के बराबर होगा। तो फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है, ठीक है बाबू, लिख लो, आ जाओ कैलकुलेशन कर ले। एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये तो बड़े की बात है, इसे छोटे में लिख देते हैं डीपी बाई डी टी। ये तो अपना ओरिजिनल हुआ ना, एफ डीपी बाई डी टी, डी पी को लिख दो एम इन टू वी बाई डी टी। मास चेंज होने वाली चीज है क्या? नहीं सर, मास तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालना भाई। कांस्टेंट क्या कर रहा है अंदर, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी क्या लिख सकते हो सर, ये तो एक्सेलरेशन का नाम आ गया, हाँ ठीक है क्लियर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ बराबर क्या आया, एफ बराबर क्या आया बाबू, सर एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ क्लियर है, एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। कहाँ से आया, न्यूटन सेकंड लॉ से। इसीलिए कभी न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन पूछेगा तो बोल देना एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ बराबर फोर्स, एफ एक्सटर्नल मतलब, चलो अभी इसे अप्लाई कराऊंगा तो समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे आया, यहां से आया, आप लोगों को अब समझने की जरूरत नहीं है। आओ क्वेश्चन पे,
अनुप्रयोग कैसे करेंगे? देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? इक्विलिब्रियम। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? एफ बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके प्रयोग देख लो कैसे उसका प्रयोग करेंगे, वही मैंने बोला एग्जाम्पल। ठीक है, पहला लिखो संतुलन की अवस्था, संतुलन या इक्विलिब्रियम, संतुलन इक्विलिब्रियम। इसे 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 कैसे करेंगे? देखो लेट कर लो किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। स्टेप 1 क्या है बाबू? एप्लीकेशन। इसका कैसे करेंगे? अप्लाई इसे कैसे करेंगे? तो इसका एप्लीकेशन क्या है? पहला स्टेप 1 फ्री बॉडी डायग्राम, यहां लिख लेना एफ एक्सटर्नल बराबर 0, एक्सेलरेशन बराबर 0। अच्छा चलो एक्सेलरेशन बराबर 0 आया है, चलते हैं यहां पे जहां मैंने अंग्रेजी बताई थी। ये बताओ एफ एक्सटर्नल 0 है तो क्या मतलब है इसका? एक्सेलरेशन बराबर 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या बॉडी की विरामावस्था में गति आ सकती है? नहीं सर, एक्सेलरेशन 0 मतलब बॉडी विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, एक समान गति की। मतलब बॉडी के वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वही तो बात इसमें भी कर रहे थे अपन, याद करो। यही तो बात बोले थे ना कि v 0 है तो भी कांस्टेंट, v कांस्टेंट है तो भी कांस्टेंट, मतलब v में परिवर्तन नहीं आएगा। यही तो बात यहां बोली गई थी बाबू मेरे, और कोई नई बात तो वहां नहीं हुई थी न्यूटन फर्स्ट लॉ में। आ जाओ सेकंड में। सेकंड लॉ में डायरेक्टली बोला गया एफ बराबर एम में। अगर एफ एक्सटर्नल अप्लाई हुआ तो एक्सेलरेशन आएगा। आ जाओ यहां पे, कहां गए? स्टेप 1 क्या है? एफबीडी बनाओ। स्टेप 2 क्या है? लिख लेना सभी बलों का घटक, सभी बलों का, सभी बाहरी बलों का, सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का घटक, सभी बाहरी बलों का घटक कांटेक्ट फोर्सेस के अलोंग निकालो या उनके लंबवत निकालो। संपर्क तल के लंबवत एवं समानांतर, लंबवत एवं समानांतर, परपेंडिकुलर एवं पैरेलल, सभी एक्सटर्नल बाहरी बलों का घटक संपर्क तल के लंबवत एवं समानांतर दर्शाएं, या लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए। हो गया। स्टेप 2 समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। और स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 बाबू ऊपर लिख लेना। स्टेप 3 ऐसे, अच्छा तुम क्या ऊपर लिखोगे? मैं लिख रहा हूं स्टेप 3 ऊपर, तुम लोग नीचे नोट करो। स्टेप 3 क्या है? हाँ वो ऐसे नहीं लिखना है, वो लिखना है ऐसे, एफ परपेंडिकुलर बराबर 0, एफ पैरेलल बराबर 0। कुल एफ परपेंडिकुलर बराबर 0, कुल एफ पैरेलल बराबर 0। पहला संतुलन के समझ गए? क्लियर है? एक्सेलरेशन 0 है, दिस इंप्लाइज दैट फोर्स एक्सटर्नल भी 0 है। आ गया ना बाबू? हाँ सर आ गया समझ में हम लोगों को, हम लोग अब समझदार हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल कर लें? हासिल कर लेते हैं। मान लीजिए बड़े पे करें? अच्छा रुको इस पे करते हैं। मान लो इस पे ऐसे लग रहा है 10 न्यूटन। क्या लग रहा है? 10 न्यूटन। इधर से लग रहा है अपने को फोर्स एफ, इधर से क्या लग रहा है? फोर्स एफ। ठीक है, मैं आपसे पूछने, चलो इधर से मत लगाओ, ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, फोर्स एफ लग रहा है। ठीक है, हमसे कहा गया
इस मास में ये मान लो 10 kg का मास है, ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड पर रखा हुआ है, ये 10 किलो का मास है, इस पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, एक और से एफ फोर्स लग रही है, ये 10 न्यूटन 45 डिग्री पे लग रहा है, मान लो 60 डिग्री पे लग रहा है, ये 10 न्यूटन 60 डिग्री पे लग रहा है। तो हमको तुम बता दो अगर इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका क्या दिया हुआ है, ए बराबर 0, संतुलन की अवस्था बोली हुई है, क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था का मतलब एक समान गति कर रहा है तो एक समान गति कर रहा है, या फिर वो विरामावस्था में है। संतुलन का मतलब केवल दो ही होता है, क्या, एक समान गति या विरामावस्था, मतलब ए बराबर 0, ठीक है। हाँ, हमें एफ फाइंड करना है, फाइंड एफ कितना न्यूटन होगा बता दो। चलो आ जाते हैं। सबसे पहला क्या मैं बच्चा, सर बॉडी को आइसोलेट करेंगे, मैंने कहा कर लो। सर बॉडी को अपन ने आइसोलेट कर लिया, सर बॉडी, चलो यहीं बना देता हूं मैं, बॉडी को मान लो क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, मतलब अब मैं केवल बॉडी को ही देखूंगा और किसी और को नहीं देखूंगा, ठीक है। आ जाओ चलो बॉडी को देखते हैं। सर बॉडी है अपनी, हाँ पहले अपन स्टेप 1 कर लिए, हाँ क्लियर है, स्टेप 1 बस बॉडी को देखो। स्टेप 2 में बाहरी फोर्सेस को लगाओ, बाहरी फोर्सेस में 10 न्यूटन, फ्रिक्शन, मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज वेट फोर्स, ग्रेविटी वाली और संपर्क बल, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलो इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं सर। अब कांटेक्ट फोर्स को दिखाओ, कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हैं बाबू तुम्हारे पास। सर कांटेक्ट फोर्स में अपने पास एक नॉर्मल लगेगा ऐसे, मैंने कहा चलो वो भी समझ में आ गया। सर दूसरा फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन लग नहीं रहा है क्योंकि बोल रहा है कि म्यू बराबर 0। सर ये म्यू बराबर 0 बोल रहा है, इसलिए अपन फ्रिक्शन क्या मान के चलते हैं कि स्लिपरी जगह है वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। अब देखो अपना काम हो गया। सर टेंशन वेंशन की यहाँ बात है, टेंशन को रस्सी में लगता है, रस्सी यहाँ पे है नहीं। आ जाओ, अपना मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन बराबर 0 से क्या तुमने कंक्लूजन निकाली। सर अपन ने निकाला एफ पर, चलो सॉल्व करना है ना, अभी कहाँ है परपेंडिकुलर बराबर 0। अभी सर आपने कहा था ये हो गया स्टेप 1, स्टेप 1 क्या हुआ, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 अब मैं लिखने जा रहा हूं, अब मैं लिखने जा रहा हूं क्या, स्टेप 2 व्हाइट पेन से। स्टेप 2 में क्या करेंगे सर, स्टेप 2 में ऐसा करेंगे ना, ये जितने फोर्सेस हैं इन सबको दो भागों में, दो जगहों पे इनके घटक निकालेंगे। एक जो संपर्क तल कौन सा है सर, संपर्क तल यह है, तो संपर्क तल के अलोंग या संपर्क तल के परपेंडिकुलर, मतलब यही केवल अपने पास चार दिशाएं रहेंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, किसके, संपर्क तल के। अगर संपर्क तल टेढ़ा हो गया तो याद रखना तो भी संपर्क तल के ही निकलेगी, तो दिशाएं बदल जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे है, संपर्क तल के लंबवत और संपर्क तल के समानांतर, बार बार बता रहा हूं, संपर्क तल संपर्क तल संपर्क तल, याद रख लेना, इसके बाद गलती नहीं होनी चाहिए, कई जगहों पे घुमाएगा। चलो संपर्क तल ना, तो चलो ठीक है। स्टेप 2 क्या है, तोड़ो इसको। सर एक है जो संपर्क तल के लंबवत और नहीं लग रही, कौन नहीं लग रही है, यही, बाकी सब तो है ही, बाकी नॉर्मल लंबवत लग रहा, ए भी लंबवत, ए भी लंबवत, इसको तोड़ो। यहां पे आ जाएगा 10 cos 60, यहां पे आ जाएगा 10 cos 30 या sin 60, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। आ जाओ, अब अपने पास क्या है बाबू, एफ परपेंडिकुलर बराबर 0, एफ पैरेलल बराबर 0, एफ परपेंडिकुलर बराबर 0, एफ पैरेलल बराबर 0। एफ परपेंडिकुलर बराबर 0 बाबू तुमने कैसे किया, सर एफ परपेंडिकुलर मतलब यह वाली डायरेक्शन, एफ क्या है, एफ परपेंडिकुलर एफ पैरेलल, चलो निकालो। नेट यहां पे समझते हो ना, नेट मतलब कुल या नेट, ठीक है। तो एफ परपेंडिकुलर में कौन कौन लग रहा है सर, परपेंडिकुलर में नॉर्मल है और एमजी है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल माइनस एमजी इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या हुआ बाबू, सर दूसरा हुआ ये 10 cos 30, पहला हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको लिख लिया मैंने, अब इसको लिखने जा रहा हूं। सर दूसरा हुआ
कि एट 10 cos 60 माइनस एफ इज इक्वल टू 0, 10 cos 60 माइनस एफ इज इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। समझ में आ गया ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। और जरा समझने की कोशिश करेंगे। लेट कर लो, ऐसा है थीटा पे है, बॉडी यहाँ संतुलन की अवस्था में है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है एफ। चलो, फोर्स कितनी लग रही है? एफ। बॉडी कैसी अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में है। इसका मास ले लिया एम। चलो बताओ, इसका मास है एम, यहाँ पे थीटा लग रहा है, और बस बॉडी किसी अवस्था में है? क्वेश्चन क्या है? संतुलन। बॉडी कैसी अवस्था में है? सर बॉडी संतुलन की अवस्था में है। चलिए फाइंड करिए। सबसे पहले क्या करोगे? एफबीडी। स्टेप 1 क्या है? एफबीडी। स्टेप 2 क्या है? परपेंडिकुलर एंड पैरेलल तोड़ो। स्टेप 3 क्या है? एफ परपेंडिकुलर बराबर 0, एफ पैरेलल बराबर 0। क्लियर है? क्लियर है ना? 3 स्टेप। कॉन्सेप्ट बार बार बता रहा हूं। संपर्क तल अपना छोड़ो, पहले का काम क्या है? एफबीडी। एफबीडी मतलब मास को अलग कर लो। मास को मैंने क्या किया? अलग कर लिया। क्लियर है? हाँ सर, अपने मास को अलग कर लिया। अब मैं मास के ऊपर से स्टेप 2 क्या है? फोर्स दिखाऊंगा। अरे स्टेप 2 इसमें नहीं, स्टेप 2 यहां वाला एफबीडी का। एफबीडी बनाया ना, पहले मास को अलग किया, फिर फोर्स लगाया mg। एफ है ही, और कोई फोर्स लग रही है? नहीं सर। कॉन्टैक्ट फोर्स में आओ। संपर्क बल में सर नॉर्मल लगा? हाँ सर नॉर्मल लगा। फ्रिक्शन लगा? नहीं सर फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टेंशन नाम ही नहीं पता सर, यहाँ पे तो रस्सी है ही नहीं। चलो ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 पे आओ। स्टेप 2 क्या है? सर स्टेप 2 ये है कि अपने को डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है। ये संपर्क तल सर मेरा ऐसे है, संपर्क तल ऐसे है, तो मेरी दिशा ऐसे होगी प्लस ऐसे होगी। ठीक है, तुम्हारी दिशा ए परपेंडिकुलर हो गई, ए पैरेलल हो गई। क्लियर है ना? तोड़ो सबको। सर mg एक है जो इधर नहीं लग रहा है। ठीक है, mg को तोड़ो। mg का इधर पार्ट आया, ए थीटा है तो ए भी थीटा होगा। ये हो गया mg cos थीटा, और mg का पार्ट इधर आएगा, mg sin थीटा। तीसरा काम क्या है? स्टेप 3, एफ परपेंडिकुलर बराबर 0, एफ पैरेलल बराबर 0। एफ परपेंडिकुलर क्या है बाबू? नॉर्मल ऊपर की ओर, mg cos थीटा माइनस की ओर नॉर्मल, माइनस mg cos थीटा बराबर 0। फोर्स पैरेलल वाले में कर देते हैं, एफ माइनस mg sin थीटा बराबर 0। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं सर? चलो, अगर कोई दिक्कत होती है तो तुम्हारी गलती है, बाकी मुझे जितना बताना था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब जरा अब काम की बात सुनो। शेष तो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अभी इसमें ढेर सारे करने अपने को क्वेश्चन, ताकि अपना पूरा कॉन्सेप्ट हो सके क्लियर। अपना सारा का सारा कॉन्सेप्ट अपने को करना है सुपर क्लीन। इसमें जरा से भी कोताही मत बरतना। मलूवत नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। ए टॉपिक नहीं आया तो आगे के सारे टॉपिक तेरे को नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाले? क्योंकि सर ये न्यूटन का है। देखो याद रखना, जहाँ जहाँ न्यूटन का नाम आएगा वो इम्पोर्टेंट है। चाहे वो ऑप्टिक्स में आएगा तो भी न्यूटन लेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। जहाँ जहाँ न्यूटन का नाम आया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आज की इसी बात के साथ मैं करता हूँ इस क्लास को एंड। तब तक के लिए बाय बाय।